Hello friends, welcome to my YouTube channel Germany Guide and Indian Style। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारे सजेशन मिले कि मैं ये वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। आज का हमारा जो टॉपिक है कि यहाँ पे जर्मनी में घर रेंट पे कैसे ढूंढे। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घर कम है एंड लोग ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जॉब सीकर पे आते हैं तो उनको भी घर चाहिए, स्टूडेंट्स हैं उनको भी घर चाहिए। सारे लोग जो यहाँ पे इमिग्रेशन वीज़ा पे आते हैं सभी लोगों को घर रहने के लिए एकोमोडेशन चाहिए। दैट इज़ द इशू, यहाँ पे घर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। गाइस, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, पहले मैं वो डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। पहला पॉइंट, अगर हमें घर रेंट पे ढूंढना है फ्रॉम इंडिया, सपोज हम इंडिया में हैं एंड जर्मनी में हमें घर ढूंढना है, सो हाउ वी कैन गो। और अगर हम जर्मनी में हैं तो हम कैसे घर को ढूंढ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं जब हम घर रेंट पे ढूंढते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि अपार्टमेंट कौन सा लेना है, फर्निश लेना है, अनफर्निश लेना है, रेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि रेंटेड अपार्टमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड कौन कौन से पॉइंट मिस नहीं करने चाहिए। ये जो है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्म में है ताकि आप सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर सके प्रॉपरली। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम अपार्टमेंट रेंट करने की बात करते हैं। तो चाहे आप इंडिया में हो या जर्मनी आने के बाद अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि आप अलोन रहने वाले हो या आप शेयरिंग करोगे या फैमिली आपकी आने वाली है इन फ्यूचर। उसके हिसाब से यू हैव टू सर्च द अपार्टमेंट, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्क्वायर मीटर एरिया का अपार्टमेंट लेना है। सेकेंड, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने लगेंगे, व्हाट इज़ योर मंथली रेंट टारगेट जो आपने सेट किया है अपने लिए। एंड चौथा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द लोकेशंस, कौन कौन से लोकेशन आजू बाजू में हैं ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत नज़दीक होगी। बस ट्रेन की अवेलेबिलिटी कैसी है। एंड इफ़ आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो मार्केट, एपोथेकी यानी मेडिकल, डॉक्टर, सैलून एंड सुपरमार्केट सारे आजू बाजू में हो तो जितना आजू बाजू में होगी चीज़ें उतना ज़्यादा ईजियर होगा आपके लिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर रेंटिंग एन अपार्टमेंट हियर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी अगर हम रेंटिंग की बात करें। पासपोर्ट एज यूजुअल लगेगा ही। दूसरा है स्कूफा रिकॉर्ड। स्कूफा रिकॉर्ड यहाँ पे लैंडलॉर्ड मोस्टली मांगते हैं। अगर कोई भी फर्निश या अनफर्निश अपार्टमेंट दिखाने से पहले दे विल आस्क फॉर ये शूफा रिकॉर्ड। ये शूफा रिकॉर्ड एग्जैक्टली क्या है? शूफा रिकॉर्ड एक्चुअली इट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि प्रीवियस लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है एंड उसमें ऐसे मेंशन किया रहता है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है इसने व्हाट वी से प्रॉपर रेंट पे की है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो प्रॉपर। अगर ये मोस्टली लोन के टाइम में भी अगर अप्लाई करोगे दे विल आस्क फॉर शूफा रिकॉर्ड। यू नीड टू हैव दिस शूफा रिकॉर्ड। अगर आप पहले कहीं पे रहे हुए हो सो दे विल आस्क फॉर योर शूफा रिकॉर्ड फॉर दिस। एंड सपोज इफ़ यू आर वेरी न्यू टू हियर they will not ask, it is not necessary to have a शूफा record in that case, but अगर आप यहाँ पे रहे हो so they will ask for a शूफा record। ये जो शूफा रिकॉर्ड है ये मोस्टली बताता है कि ये बंदा ने प्रॉपरली इन टाइम सारी इन्वेस्टमेंट की है, इसके ऊपर कोई लोन नहीं है। एंड ये जो रिकॉर्ड है इट इज़ अ स्कोर, इट शुड बी ग्रेटर देन 90% के ऊपर है तो इट्स अ गुड शूफा रिकॉर्ड जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट जो कि अराउंड 3 मंथ्स का होना चाहिए। एंड many cases they will ask for guarantor also कि
हु इज़ अ गारंटर की यहाँ पे एज विथ रेफरेंस आप दे सकते हो, ताकि सपोज एक बंदे ने पूरा पेमेंट नहीं किया रेंट का, तो दे विल कंसिडर द गारंटर टू पे द अमाउंट. सो दिस आर सम ऑफ द कंडीशंस जो कि इन टाइम इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. दिस आर द मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हैं. एंड अगर आप जर्मनी में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लगेगा जॉब का. सेकेंड, स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर. एंड अगर आप जॉब सीकर पे आए हो तो वीज़ा एंड पासपोर्ट इज़ मस्ट. सो दिस आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि लगेगा रेंटिंग के लिए. सो आप जितना हो सके इसके लिए प्रिपेयर करके रखिए, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई मिसमैच ना हो. सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे. सो देयर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज फिक्स टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज इनडेफिनिट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे मूव इन एंड मूव आउट डेट फिक्स्ड होता है, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट हाउसिंग में होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रूम दिया जाता है एंड आफ्टर दैट ड्यूरेशन यू नीड टू मूव आउट. एंड दूसरा है इनडेफिनिट, जिसे इन जर्मनी इट इज़ टोल्ड एज अनबेफ्रिस्टेड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई एंड डेट नहीं होता है. मतलब टेनेंट हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं नोटिस देके. मतलब जैसे हम नोटिस 3 मंथ्स का देके बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड को कि वी आर शिफ्टिंग, जहाँ पे लैंडलॉर्ड आर फेयरली रिस्ट्रिक्टेड एंड वो इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई गुड रीज़न ना हो. सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड जो यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, इट इज़ मोस्टली द इनडेफिनिट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो वर्क होता है. एंड जब आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हैं, सो आपको कुछ जर्मन वर्ड्स पता होने चाहिए जब भी आप अपार्टमेंट देखने जाए. जैसे कि गार्डन को दे आर टोल्ड एज देयर गार्डन, केलर, जिमर इज़ नोन एज रूम, बाथरूम इज़ नोन एज बैरिजिमर, डाइनिंग रूम इज़ नोन एज एस-जिमर, bedroom is Schlafzimmer, Wohnzimmer, study is Arbeitszimmer, kitchen is known as Küche, toilet is known as Toilette and stairs is known as Treppe. So ये जो vocabulary है, ये आपको अगर थोड़ा सा पता होगा तो आपको ईजी जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये अपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लगेगी जब भी आप डिस्कस करने जाओगे. तो ये सब वोकैब आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए एंड देन यू शुड गो फॉर सर्चिंग. सो अगर फर्निश एंड अनफर्निश की बात करें तो फर्निश में सारी चीज़ें रहती है A to Z, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. एंड अनफर्निश की बात करें तो कुछ भी नहीं होता है. मतलब इवन लाइट नहीं होगी, किचन भी नहीं होगा, सिंक, कर्टेन, होल्डर, फर्नीचर कुछ भी नहीं रहने वाला है. ना कि नो स्टव, नो गैस, नथिंग विल बी देयर. खाली आपके पास फ्लोरिंग होगा एंड 4 वॉल होंगे एनक्लोज्ड एंड हीटर अटैच्ड होगा. बाकी चीज़ें आपको खुद लगानी है. बट अगर कंपैरिजन की बात करें सो अनफर्निश अपार्टमेंट की कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू फर्निश अपार्टमेंट. नाउ नेक्स्ट, आप ये रेंटेड फ्लैट्स के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप सर्च कर सकते हो. एक तो आप रेंटिंग थ्रू एस्टेट एजेंट को कनेक्ट करके भी आप ढूंढ सकते हैं. एंड दूसरा ऑनलाइन रेंटल पोर्टल है जहाँ से आप ढूंढ सकते हो, जिसका मैंने आपको प्रोवाइड किया गया डिटेल्स. इमोबिलिन स्काउट 24, इमोवेल्ट, मिस्टर लॉज, साइट वॉहनवर्क, वॉर्नुंग्सपोर्ट्स, ये सारी जो रेंटल पोर्टल है यहाँ पे आप जाके रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं. ना अब बात करते हैं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेकलिस्ट की. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेकलिस्ट साइन करने से पहले ये सारी चीज़ें देख लें कि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेकलिस्ट में ये सब चीज़ें हैं या नहीं. लैंडलॉर्ड नेम, फुल एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, एंड डेट, कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, मंथली रेंट एंड द पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट उन्होंने क्या मेंशन किया, व्हाट इज़ एडिशनल कॉस्ट, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए हैं, जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, फ़ोन जो भी है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा क्या क्या लगाई है. मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द रेंट एंड क्या 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 इंक्लूडेड है. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द हाउस रूल्स. उन्होंने क्या क्या मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको स्मोकिंग अलाउड नहीं है, आपको पेट्स रखना अलाउड है या नहीं, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो रूम में. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड लैंडलॉर्ड ड्यूटी, लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है, अगर कोई चीज़
टूट जा रही है, कोई चीज़ रिपेयर करनी है, तो ये किसका खर्चा, कौन इसका पे करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नोटिस पीरियड। आपको जैसे पता है कि जर्मनी में बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। आप जब घर छोड़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके अच्छे से देना होता है, रिटर्न बैक। यू नीड टू पेंट योर वॉल्स बिफोर मूविंग टू अनदर अपार्टमेंट। तो अगर कहीं पे भी स्क्रैच है सो आपको रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो आपको बिग एक्सपेंसेस पे बैक करने पड़ते हैं लैंडलॉर्ड को। सो अभी ये रेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है। अगर यहाँ की बात करें, जैसे इंडिया में वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना EMI चार्जेस, ये सब अलग अलग आता है। वैसे यहाँ पे जर्मनी में रेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। एक बोलते हैं वार्म माइटर एंड दूसरा इज़ काल्ड माइटर। वार्म माइटर इज़ वार्म रेंट एंड काल्ड माइटर इज़ कोल्ड रेंट। कोल्ड रेंट मतलब बेसिक रेंट, उसमें कुछ भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। वार्म रेंट मतलब बेसिक रेंट प्लस अदर कॉस्ट। वार्म रेंट का मतलब होता है यानी बेसिक रेंट प्लस अदर कॉस्ट। एंड वार्म रेंट जो ये कोल्ड रेंट है, इट इज़ अ बेसिक रेंट जो कि 300 से 700 यूरो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन मेनी एस्पेक्ट कि कहाँ पे है, कितना एरिया है, कौन से लोकेशन पे है, सो इट चेंजेस। एंड दूसरा है कि अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है। गार्बेज कलेक्शन का कॉस्ट होता है, चिमनी स्वीपिंग का कॉस्ट होता है, हाउस क्लीनिंग, इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है उसके कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं, टैक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी इंक्लूडेड होता है। दैट इज़ बेट्राइप कॉस्टिन बोलते हैं ये लोग। एंड नेबिन कॉस्टिन मतलब हीटिंग चार्जेस जो कि आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हो, इंडक्शन। सो ये क्वेश्चन मोस्टली मुझे सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पे रेंट कितना है। सो यहाँ पे रेंट कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस ऑन मैनी वेज। अगर आपका लोकेशन चेंज है, कौन से लोकेशन पे रह रहे हो आप, वेदर इट इज़ एक्सपेंसिव, वेदर इट इज़ चीप, वेदर आप सिटी में रह रहे हो या आउटस्कर्ट में रह रहे हो, कितने स्क्वायर मीटर एरिया में रह रहे हो, आपकी लोकेशन कहाँ पे, सारी चीज़ों पे आपकी रेंट डिपेंड होती है। सो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टेबल दिया था कि आप समझ सको कि एग्जैक्टली क्या है आपकी रिक्वायरमेंट एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सको। सो अगर आप न्यूरम्बर्ग एंड डुसेल्डोर्फ की कैलकुलेशन लेते हैं तो 1 BHK अपार्टमेंट का अगर न्यूरम्बर्ग का कॉस्ट लेते हैं तो थोड़ा बहुत चीपेस्ट सिटी है, सो इट कॉस्ट 446 यूरो। एंड वही चीज़ अगर डुसेल्डोर्फ का होगा 684 यूरो होगा। ये भी रेंट इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन ईयर, जैसे रियल एस्टेट की कॉस्ट अप डाउन होगी उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ताकि आप अपने की कैलकुलेशन बिठा सकें। दूसरा 1 BHK अगर आउटसाइड में ले रहे हो, मतलब बहुत सिटी के अंदर नहीं है, सो वही चीज़ 542 यूरो होगी डुसेल्डोर्फ के लिए एंड थोड़ा सा कम होगा 366 यूरो इन न्यूरम्बर्ग। 3 BHK अपार्टमेंट इन सिटी सेंटर विल बी 1600 वर्सेस 1186 यूरो इन आउटसाइड में लोगे एंड 888 यूरो फॉर न्यूरम्बर्ग इन सिटी सेंटर वर्सेस 605 यूरो इन आउटसाइड। मतलब सारी चीज़ें इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ले रहे हो, लोकेशन, स्क्वायर मीटर एरिया। सो आपको ये केस में यही करना है कि आपको डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल रहने वाले, आपकी बजट क्या है, आपको लोकेशन कौन सा सूटेबल है, उसके हिसाब से आपको रेंट कंसिडर करना है। ये जस्ट एग्जांपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस विल नॉट बी फिक्स, एवरी ईयर ये वैल्यूज़ चेंज होते हैं। So please like, comment and subscribe for more videos.